हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, यूएसए जो है एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करने वाला कंट्री है। वो बखेड़ा खड़ा करने वाला कंट्री क्यों है कि हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान से लेके आपकी जितने भी सारी चीज़ें हो रही हैं वर्ल्ड में, उसमें यूएसए का लेना देना बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और यूएसए के लेना देना इसलिए है कि कोल्ड वॉर जो है, ठीक है, कोल्ड वॉर जो है वो बहुत टाइम से चल रही है। ठीक है। यूएसएसआर इसको डिसमेंटल कर दिया गया, उससे रशिया बना। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री की हुई, लेकिन हिस्ट्री में एक बहुत ज़्यादा नाम जो है वो नेटो का है। अब नेटो के बारे में बात हो रही है तो आजकल तो नेटो की तो इतनी ज़्यादा भरमार है कि न्यूज़पेपर से लेके हर जगह में नेटो 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 हो रही है। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि एक्चुअल में नेटो क्या है। ठीक है। नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और ये इतना ज़्यादा आजकल क्यों है? देखिए, सारी बखेड़ा जो है किया कराया तो यूएसए का ही है। ठीक है। अब है ऐसा कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन बहुत टाइम से जो है वो जानना चाहता था, किसमें पार्ट बनना चाहता था, किसका, नेटो का। नेटो का बनना चाहता था। क्यों बनना चाहता था वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, इस लेक्चर में। लेकिन अभी थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है। और ये किस तरीके से फॉर्म हुई थी। ठीक है। और कलेक्टिव डिफेंस क्या होता है। ठीक है। अब वो जानते हैं। देखिए कि कलेक्टिव डिफेंस क्या है, कि देखिए नेटो या फिर नॉर्थ अटलांटिक अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बनी थी। ठीक है। यूएसए, कनाडा और काफ़ी जो आपके वेस्टर्न यूरोपियन नेशन हैं, उन्होंने कहा कि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए अगेंस्ट सोवियत यूनियन, उसी को टैकल करने के लिए किया था। ठीक है। प्रीवियसली जो है एक वारसा पैक्ट जो है आपका यूएसएसआर ने बनाया था, उसको टैकल करने के लिए जो है नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की गई थी। अब ये देखिए, ये यूएसए की फर्स्ट पीस टाइम मिलिट्री अलायंस थी आउटसाइड द वेस्टर्न हेमिसफेयर, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी कंट्रीज़ भी इसमें जुड़ रहे थे। ठीक है। और 30 कंट्रीज़ जो है अभी नेटो के करेंटली मेंबर्स हैं। नेटो के हेडक्वार्टर्स के हैं ब्रसल्स, बेल्जियम में। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। ठीक है। और हेडक्वार्टर्स जो है अलाइड कमांड ऑपरेशन की, ये मॉन्स में है। ठीक है जी, ये भी बेल्जियम में है। ठीक है। और मेंबर्स जो है हमारे नेटो के, वो कमिटेड है इन म्यूचुअल डिफेंस इन रिस्पॉन्स टू एन अटैक बाय एक्सटर्नल पार्टी। जैसे कि अगर आपके 30 मेंबर्स हैं और किसी भी मेंबर कंट्री में अटैक होता है, ठीक है, एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, तो वो अटैक माना जाएगा नेटो के ऊपर। ठीक है। और उसका जवाब भी दिया जाएगा। ऑब्वियसली यूएसए इसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। ठीक है। और जितने भी कंट्रीज़ हैं वो लगभग अपने 2% जो है जीडीपी जो है इस पे एक्सपेंडिचर पे लगाते ही लगाते हैं। ठीक है। अब देखिए कि इसमें एक और चीज़ भी है कि सपोज़ किसी नेशन के अंदर कोई कूप हो रहा है या इंटरनल अनरेस्ट है मेंबर कंट्री की, ठीक है, तो नेटो जो है उस पर नहीं करेगा अटैक। ठीक है। उसमें उनका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए कि कलेक्टिव डिफेंस जो है वो क्या है, उसमें एक इसमें लाइन है कि अ यूनिक एंड एंड्योरिंग प्रिंसिपल है, जो कि सारे के सारे मेंबर्स को इकट्ठा रहता है और एक दूसरे को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है। और ये आपका जो आर्टिकल 5 है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जो कि फाउंडिंग ट्रीटी है, उसमें भी दिया हुआ है। ठीक है। ये कहता है कि किसी भी मेंबर पे अगर अटैक हुआ है तो वो उसके अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए आगे आएगा। ठीक है। जैसे कि आपका जो चार्टर है आपका यूनाइटेड नेशन का, उसका आर्टिकल 51 है, उसमें भी ये दिया हुआ है कि एवरी नेशन हैज़ द राइट टू प्रोटेक्ट इट्सेल्फ। और नेटो जो है अपने आप को एक अलग नेशन नहीं मानता है, वो कलेक्टिवली उसको एक साथ मानता है। ठीक है। तो अब नेटो की ना ओरिजिन के बारे में थोड़ा जानते हैं, हिस्ट्री पे आते हैं। ठीक है। अब हिस्ट्री में आने से पहले क्या है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। पीछे क्या है कि देखिए वर्ल्ड वॉर 1-2 जो है एंड के टाइम पे क्या है, यूरोपियन नेशंस जो हैं वो क्या कर रहे थे, वो अपनी इकोनॉमीज़ को बिल्डअप कर रहे थे। तो यूएसए ने वो कहा कि, जो कि ऑब्वियसली एक इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, री आर्म्ड थी, तो वो कहते कि हम ना यूरोप को भी इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने साथ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। ठीक है। तो बेसिकली वो अपने आप को कह रहे थे कि चलो इन सब को भी ले आते हैं। और टेक्निकली इट वाज ऑल टू डन टू टैकल यूएसएसआर, क्योंकि उस टाइम पे कि वॉर के टाइम पे, वॉर के बाद जो है 2 ऐसे कंट्रीज जो हैं इमर्ज करके निकल के आए थे, वो यूएसए और यूएसएसआर था। ठीक है।
अब इनकी कोल्ड वॉर चलती रही। अब कोल्ड वॉर में देखिए, जैसे बिल्कुल एग्जांपल लेते हैं, दो पड़ोसी हैं, वो लड़ लिए, ठीक है, लाठी वाठी ले आए, पुलिस ने अब बोला कि अब कुछ नहीं होगा आपके बीच। लेकिन अब ये पड़ोसी जो हैं, दो बड़े इन्फ्लुएंशियल पड़ोसी हैं, ये ए पड़ोसी है, ये बी पड़ोसी है। अब ये अपनी साइड्स ले लेते हैं। छोटे मोटे जो पड़ोसी होते हैं, जो थोड़े से कमज़ोर होते हैं, एक साइड इस साइड हो जाते हैं और वो इस साइड हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका यूएसएसआर का आपका वार्सा पैक्ट था, ठीक है, और आपका जो यूएसए का नेटो है, और इंडिया जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, उसमें नॉन अलाइंड मूवमेंट आ गया था, ठीक है, नैम आ गया था। हमने बोला कि भाई हमने तुम्हारे झगड़ों में पड़ना ही नहीं, ठीक है। तो अब देखिए कि अब इन्होंने क्या करना शुरू करा है आफ्टर मतलब वॉर के बाद, कि चलो इकट्ठे हो जाते हैं। अब यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम, जो जिसको हम मार्शल प्लान के नाम से भी जानते हैं, और ये प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन के सेक्रेटरी स्टेट जॉर्ज सी मार्शल ने है, इन्होंने प्रमोट किया था आइडिया कि एक शेयर्ड इंटरेस्ट और कॉपरेशन होनी चाहिए यूएसए और यूरोप की, ठीक है। तो यूएसएसआर ने डिक्लाइन कर दिया था कि भाई हम मार्शल प्लान में नहीं आएंगे, ठीक है। और उन्होंने डिस्करेज भी किया ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को कि जी तुम भी दूर रहो इनसे, ठीक है। फिर अब क्या हुआ, 1946 और 1949 के टाइम पे ग्रीक सिविल वॉर हुई, ठीक है। ग्रीक सिविल वॉर में क्या हुआ कि यूएसए और यूके ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे काम किया, और सोवियत बैक्ड कम्युनिस्ट ने जो है वो उनसे टेक ओवर कर लिया ग्रीस को, ठीक है। और वेस्टर्न नेशन ने जो है वो क्या है, टर्की के पीछे जो है काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी। और सोवियत जो है यूनियन है वो बॉस्फोरस और डैंडलस स्ट्रेट की तरफ जो है, जो कि ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मरा और सी ऑफ मार्मरा और एजियन सी की तरफ है, उसकी तरफ जा रहे थे, ठीक है। 1947-48 के आसपास क्या है कि यूएस ने जो है अपने आप को बोला कि वो टर्की और ग्रीस के बीच वाली जितनी भी आपकी लड़ाई है उसमें ये घुस गया, ठीक है। अब बेसिकली वही है, दो दो पड़ोसी वाली बात जो अभी बात करी, कि किसी भी छोटे पड़ोसी की हुई तो ये साइड्स आ जाएंगी, अच्छा तू इसकी साइड ले रहा है, मैं इसकी साइड ले रहा हूँ, ठीक है। अब 1948 में स्टालिन गवर्नमेंट ने जो है एक कूप जो है, ठीक है, कूप क्या होता है, एक अंदर का मिलिट्री अनरेस्ट जो है वो चिचोस्लोवाकिया में जो है, प्रोनाउंसिएशन के लिए फिर से माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, वहाँ पे वो उसको क्या है स्पॉन्सर किया, जिसकी वजह से क्या है कि कम्युनिस्ट रिजीम आ गया कंट्री में। अब ये जो है कि सोवियत कंट्रोल जो है ईस्ट जर्मनी और प्रो वेस्ट जर्मनी के कंट्रोल में था। अब 1948 और 49 में सोवियत ने जो है ब्लॉकेट कर दिया वेस्ट बर्लिन में, जिसकी वजह से क्या है यूएसए और यूके और फ्रांस को जो है वो अपनी पोस्ट वॉर जुरिस्डिक्शन जो है वो छोड़ने पड़ी थी, ठीक है। जिसकी वजह से काफ़ी मेजर क्राइसिस आया था, और 11 महीने का जो है 11 मंथ का जो है आपका मतलब एयरलिफ्ट सप्लाईज भी बंद हो गई थी, ठीक है। तो ये सब जो है इवेंट्स जो है, इसकी वजह से यूएसए ने कंक्लूड किया कि अमेरिकन यूरोप अलायंस जो है यूएसएसआर के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। और यूरोपियंस भी कन्विंस हो गए थे कि एक कलेक्टिव सॉल्यूशन जो है वो ज़रूरी है। तो मार्च 1948 में जो है आपके यूके हो गया, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड्स हो गया और लक्समबर्ग हो गया, उन्होंने ब्रिसल ट्रीटी जो है वो साइन करी थी कि एक कलेक्टिव डिफेंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि आपका जो है वेल्डनबर्ग रेजोल्यूशन भी आया, ठीक है, वो उसके बारे में भी हम जानते हैं कि वो किस तरीके से हुआ, ठीक है। अब देखिए कि अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे आते हैं। देखिए कि आपकी यूएसए ने कंक्लूड कर लिया कि अमेरिकन यूरोपियन अलायंस जो है बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। अब इन्होंने यूके, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, इन्होंने ब्रुसल ट्रीटी भी साइन कर ली। अब इसके बाद क्या हुआ कि यूएस कांग्रेस ने पास करी वेंडनबर्ग रेजोल्यूशन। अब इसमें यही वही बात कही कि एक के ऊपर अटैक होगा तो सब पे अटैक माना जाएगा, ठीक है, और कलेक्टिवली होगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये एक स्टेपिंग स्टोन आ गया नेटो को बनने के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद यूएसए ने क्या कहा कि एक ट्रीटी जो है वो साइन करेंगे जिसमें कि सारे सिग्नेटरीज होंगे। इसमें ब्रुसल्स ट्रीटी में कौन कौन से आगे आपके बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक सी के आसपास जो थे, ठीक है, कनाडा, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आयरलैंड, पोर्टुगल, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है ट्रीटी साइन हुई वाशिंगटन डीसी में अप्रैल 4, 1949 मेरे बर्थडे के दिन। एनीवे अब इसमें 12 सिग्नेटरीज थे इनिशियली, जिसमें यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम, नॉर्वे, पोर्टुगल और नीदरलैंड्स, इटली, आइसलैंड थे, ठीक है। फिर उसके बाद इवेंचुअली जो है नेटो एक्सपैंड हुआ, ठीक है। एक्सपेंशन कैसे हुई वो भी जान लेते हैं, ठीक है।
अब एक्सपेंशन ऑफ नाटो देखते हैं वो कैसे कि अब देखिए ग्रीस और टर्की जो है वो आपके जो है 1952 में आ गए, और फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी जो है 55 में आ गए। ठीक है, स्पेन ने जो है 82 में ज्वाइन कर लिया 99 में, और फिर उसके बाद जो है कोलैप्स हो गया हमारा यूएसएसआर का। तो फिर अब सिजक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड भी नेटो का पार्ट बन गए। ठीक है, फिर इसके बाद बल्गेरिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया ये 2004 में आ गए, और अल्बानिया, क्रोएशिया 2009 में, और मोंटेनेग्रो 2017 में, और नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में। तो अब टोटल 30 हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब जानना ज़रूरी ये है, ठीक है, थोड़ा रशिया के मैप की तरफ आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि आपकी जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, आपकी जो कंट्रीज़ हैं स्पेशली लटाविया हो गया, पोलैंड हो गया, ठीक है, ये रशिया के जो एक्चुअली ये जो यूरोपियन बॉर्डर कंट्रीज़ हैं। अब देखिए कि यूक्रेन क्या बोल रहा था, यूक्रेन बोल रहा था कि हमें ऐड कर लो। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं। देखिए कि ये है आपका रशिया, और ये आ गया पर रशिया, और ये यूक्रेन। अब 2014 से पहले क्या था कि यहाँ पे जो है यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट जो भी बनते थे, ठीक है, वो काइंड ऑफ जो है रशिया की रजामंदी से ही होता था, मतलब कि वो काइंड ऑफ पपेट ही थे। अब यूक्रेन में तकरीबन 30% जो हैं सपोर्टर्स ऑफ रशियन रहते हैं, बाकी जो हैं इनके अपने खुद के कंट्रीमैन हैं। अब क्या हुआ कि 2014 तक तो ये सब कुछ ठीक था, लेकिन 2014 के बाद जो प्रेसिडेंट जो है वो चेंज हो गए, वो थोड़े से प्रो यूक्रेनियन थे। अब यूक्रेन जो है क्या कह रहा था कि इट वाज ऑल कीन कि ठीक है मुझे अपना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो अब वो क्या किया उसने कि वो कहता है कि चलो हम नाटो ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और ये ऑफ़र भी कहाँ से, यूएसए की तरफ से ही आई। अब यूएसए ने क्यों ऑफ़र करी, ठीक है, बेसिकली ये ऑफ़र इस तरीके से चल रही है, और ये दिस विल नॉट बी ऑन द न्यूज़, दिस इज़ बेसिकली ऑल द डिप्लोमेसी। वाई यूएसए क्यों चाहता है कि यूक्रेन में? अब देखिए कि अगर यूक्रेन अगर नाटो को ज्वाइन कर लेता है तो यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर जो तकरीबन 2200 किलोमीटर के आसपास शायद ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पे वो कहीं पे भी अपने मिसाइल्स जो है प्लांट कर सकता है। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ साथ भी कर सकता है और यहाँ पे भी कर सकता है। तो रशिया का काफ़ी ज़्यादा जो एरिया है वो थ्रेट में आ जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली किसी भी कंट्री को अगर लगे कि मेरा कंट्री की सॉवरेनिटी थ्रेट में आ रही है, ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा पंगा था। ठीक है, इसकी वजह से क्या है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन थी। ठीक है, और रशिया ने जो है वॉर का आगाज़ ही इसीलिए किया क्योंकि अगर नहीं करते और यूक्रेन को अगर नेटो का मेंबर बना दिया जाता तो फिर रशिया की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठता। ठीक है दोस्तों, तो अभी प्रेजेंटली क्या है कि अब देखिए कि नई नीतियों के साथ किस तरीके से चलते हैं। अब देखिए यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने बोला कि ठीक है हम आपके जितने भी वीज़ा और मास्टर कार्ड है वो नहीं चलेंगे। ठीक है, मतलब वहाँ का पेमेंट सिस्टम फेल कर रहे हैं, आपका जितने माइक्रोसॉफ्ट है वो भी सैंक्शन लगा रहा है। ठीक है, एयरलाइंस हैं वो भी वो कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से अब हम देख पा रहे हैं कि आपका सेल्फ रेजिलियंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मनिर्भर भारत मोदी जी कहते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक चाइना, हर चीज़ उनकी अपनी इंटरनल है। ठीक है, मोस्ट ऑफ देयर थिंग्स, वेब ब्राउज़र है, आपके पेमेंट सिस्टम है, एवरीथिंग इज़ इंटरनल, ताकि मतलब अगर इफ़ यू गो इन द स्टेट ऑफ वॉर तो आपका जो अंदर का मैकेनिज़्म है वो जो है टूटे नहीं। ठीक है, क्योंकि आजकल जो है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। ठीक है, आईपैड देखिए, आईपैड पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही थी। ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा तो सैंक्शंस लगते जा रहे हैं, तो अब बेसिकली रशिया को क्रिपल किया जा रहा है। ये तो चलो एनर्जी एफिशिएंट देश है, ठीक है, इनके पास एनर्जी का इतना प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो अगर आपके इनकी जो है सप्लाईज़ अगर रोक दी जाती या एनर्जी रोक दी जाती तो रशिया को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये था मतलब नाटो के बारे में। ठीक है जी, अब ये अब दिस वाज ऑल अबाउट नाटो और यूक्रेन और रशिया का जो है कैसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। आपसे फिर से मुलाकात होगी। मेरा नाम है अभय, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।